नमस्कार दोस्तों। एक बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस बार का यूपीएससी का पेपर काफ़ी कठिन था, नए पैटर्न पर था। क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इतने कठिन पेपर के बावजूद आप 15 प्रश्न ऐसे हल कर सकते थे, बिल्कुल सही सही, जिनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, जिनके बारे में आप कुछ नहीं जान रहे थे, सिर्फ कुछ ही बातों को ध्यान में रखना था। शायद आपको यकीन नहीं होगा। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं 2022 से। 2022 में मैंने एक वीडियो बनाया था और आपसे कहा था कि इन बातों को बस ध्यान में रखिए। आप देखेंगे कि 10 से 15 क्वेश्चंस आप इन्हीं के आधार पर सही करेंगे। जब एग्ज़ाम हुआ तो बहुत सारे दोस्तों ने उस बात को ध्यान में रखा था और बाद में कहा कि सर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर मैंने सबूत वाली वीडियो बनाई और आपको 12 प्रश्न दिखाए। वो वीडियो पड़ी हुई है। और अभी जो 28 मई को एग्ज़ाम हुआ है 2023 वाला, उससे कुछ दिन पहले मैंने उसी वीडियो को दोबारा अपलोड किया। उसमें कुछ इंट्रोडक्शन जोड़ के दोबारा अपलोड किया कि इस बार भी 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनके बारे में अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आप उन्हें अटेम्प्ट कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि 2023 में 15 क्वेश्चंस आए हैं। अगर मैं सीधे सीधे वीडियो बना के कह दूं कि 15 क्वेश्चंस आए हैं तो जैसा माहौल बना है मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या आएगा। लेकिन अच्छी बात यही होगी कि मेरे लिए भी आपके लिए भी कि सबूत के साथ बात की जाए, तभी तो भरोसा होगा। तभी तो आप डरना बंद करेंगे और सही मायने में यूपीएससी को समझने की कोशिश करेंगे और उस दिशा में तैयारी करेंगे। एक चीज़ मैं आपकी सुविधा के लिए कर देता हूँ। मान लीजिए हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि ये वाली बात तो मैंने बताई नहीं थी। तो ऐसा करते हैं कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस पुरानी वीडियो का मैं लिंक दे देता हूँ। अगर आपको साबित करना है, देखना है, वेरीफाई करना है कि हाँ सही बात है कि नहीं, उस वीडियो को आप देख लेंगे, पता चल जाएगा कि ये सारी बातें मैंने छोटी सी वीडियो में बताई थी। और आप 15 क्वेश्चन सोचिए, एक एक क्वेश्चंस के लिए अभी देखिए क्या हालत है। 15 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं ट्रिक्स या इसी पैटर्न की समझ के आधार पे आप कर सकते थे। ट्रिक्स नहीं कहूँगा, ये पैटर्न है, ठीक है। क्योंकि एलिमिनेशन और बाकी चीज़ें ट्रिक्स में आ जाती हैं, उसके बारे में हमने बात की। अभी हाल ही में मैंने कल ही एक वीडियो बनाया है और बताया है कि देखिए जो नया पैटर्न है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उसमें भी कुछ दोस्त इतने डरे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि अब क्या फ़ायदा। क्यों भाई, फ़ायदा क्यों नहीं है? अगले साल एग्ज़ाम नहीं देना है क्या? उससे पहले एग्ज़ाम नहीं देना है? अगर एग्ज़ाम छोड़ के भागना है तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर एग्ज़ाम देना है तो इस नए पैटर्न को तो समझना ही पड़ेगा ना। वो मैंने बात की है। अब फिर इस पे बात करते हैं। इन सबको मिला के ही तो आप प्री निकालेंगे। सिर्फ एक डायरेक्शन में आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा। जितने भी पक्ष हैं तैयारी के, उन सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो चलिए अब बात करते हैं कि मैंने कौन कौन सी बातें बताई थी और उनके आधार पर कैसे आप कथनों को पढ़ पढ़ सकते थे, समझ सकते थे बेसिकली। ये क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया है कि कहीं भी यूपीएससी आंकड़े देती है, 1, 2, 3 या इस तरह से, ये इतने हज़ार करोड़ की कोई योजना है, इस टाइप की कोई बात होती है, तो उस तरह के आंकड़ों वाले सेंटेंस गलत हो सकते हैं। और थोड़ा सा और ध्यान लगाएंगे तो इस लाइन को आप पढ़ेंगे तो वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात इतना है। ज़रूरी नहीं है कि आप इन हर चीज़ों को याद करें, रटें। यूपीएससी भी जानती है। अगर आप उस बात को ध्यान में रखते तो आप आराम से इसको गलत कर सकते थे, आराम से। और ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है कि सरकार ने ये जो इंसेंटिव लिया है उससे कुछ विदेशी कंपनियों ने भी लाभ लिया है, भारत की भी कंपनियों ने लाभ लिया है। आराम से जैसे ही आप इसको गलत कर, मान लेते हैं कि इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते अभी, ये जान गए कि इसमें जो आंकड़ा दिया है गलत हो सकता है, इसको जैसे ही गलत करेंगे तो क्या होगा? ये नहीं होगा कि दोनों सही हैं, और इसमें भी नहीं होगा कि दोनों सही हैं तथा व्याख्या नहीं है, और ये भी नहीं होगा कि कथन एक सही है। तीनों आपने कैंसिल कर दिया। सिर्फ आपको इतना पता चला कि ये नहीं हो सकता तो आपके 3 कथन गलत हो जाएंगे, आपका उत्तर आ गया। कितना आसान है। ऐसे ही एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी। इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने कहा था कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछती है कि ये घटना कब घटी थी, या फिर ये चीज़, ये आयोग कब बना था, ये समिति कब बनी थी। इस तरह से क्वेश्चन पूछ के जब यूपीएससी डेट देती है तो मान के चलिए 99% संभावना है कि वो कथन गलत हो सकता है। आपने टॉपिक पढ़ा है, मैंने आपको पीडीएफ में भी दिया है, संविधान दिवस पे क्वेश्चन आया है। ये चीज़ आप नॉर्मली जानते हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को देखिए कि इसी दिन प्रारूप समिति बनाई गई थी अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में। ये बाकायदा यूपीएससी ने डेट आपको दे के कहा है कि इस दिन बनाई गई थी। अगर उस चीज़ को आप ध्यान में रखें और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं बनी थी कि नहीं बनी थी, और इसको आप गलत कर देते हैं, जैसे ही आप इसको गलत करते हैं, आप देखिए ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें लिखा है दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही है। ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें लिखा है दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है।
ये भी नहीं हो सकता, ये नीचे वाला कहाँ गया, कथन एक सही है ना, तो ये डी वाला नहीं हो सकता, आपका सी उत्तर आ गया। कितना बढ़िया, बस इतना ही ध्यान में रखना था। मैंने आपसे बताया था कि जब यूपीएससी किसी आयोग, किसी संस्था के गठन का डेट बताती है, कई बार यूपीएससी ने ऐसे कहा कि ये कानून इस समय बना था, और पता चलता है कि उस समय नहीं बना था। उसमें यूपीएससी आपके साथ खेलती है और आपके धैर्य की भी परीक्षा लेती है, साहस की भी परीक्षा लेती है। जैसे ही आपने इसको एलिमिनेट किया और आपके सामने उत्तर आ गया। ऐसे ही एक चीज़ और मैंने बताई थी, देखते चलिए। जब भी यूपीएससी आंकड़े दे इस तरीके से कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मैंने 2020 का एग्जाम्पल लेके आपको बताया था कि इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। जब भी इस तरह से आंकड़े यूपीएससी दे रही है, उस कथन के गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा। अब देखिए, कई बार तो इसके साथ खिलवाड़ हो जाता है। ये मिलीमीटर लिखा हुआ है, मीटर लिख दे, गज लिख दे, इसमें भी हो जाए। जैसे मान लीजिए 6,000 ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब 6,000 करोड़ की कोई योजना हो सकती है, 6,000 लाख की योजना हो सकती है, 6,000 की हो सकती है। तो इसके आगे जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो भी ध्यान में रखने वाली बात है, और ये जो 600 400 लिखा है ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप इसमें कन्फ्यूज हो रहे थे और ये चीज़ आपको पहले से पता थी कि इस तरीके से आंकड़े यूपीएससी दे रही है, इसको गलत करेंगे, आंसर आपका आ जाता। बाकी ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो है क्या होना चाहिए अनुपात, सिंपल सी चीज़ है। आप ये अनुपात बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें आपको कन्फ्यूजन था और पहले से आपके दिमाग में था कि इस तरीके से यूपीएससी खेले, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, तुरंत आपका उत्तर मिल जाएगा। पहला ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, और ये सी होगा नहीं, आपका डी उत्तर आ गया। कितना आसान है। बस एक ही बात ध्यान में रखनी थी कि आंकड़े यूपीएससी दे रही है तो उसको हमें सोच समझ के, अभी कुछ परसेंट, इतना परसेंट निर्यात है वो भी गलत हो गया, इस दिन को समिति बनाई थी वो भी गलत हो गया, इतना मानक है जो हमारे झंडे का वो है, क्या कहते हैं, मानक बनाया गया है, इसमें जो खिलवाड़ किया यूपीएससी ने ये भी गलत हो गया, आपका उत्तर आ गया। अब थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं और कौन कौन सी ट्रिक्स काम आ रही हैं। ये देखिए, एक ही पैटर्न पे सिर्फ आंकड़े पे ही मैंने कई बार आपसे कहा है कि यूपीएससी एक ही सेंटेंस में कई बार ऐसा होता है कि 2 या 3 तथ्य दे देती है, और जब एक से ज़्यादा तथ्य यूपीएससी दे तो उसमें कथन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। ये उसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल विकास रिपोर्ट जो जारी हुई थी उसमें कहा गया है कि 1/4 से अधिक भारत जो है भूमि जल का निष्कर्षण कर रहा है, ठीक है। ये तथ्य आपके सामने है। अगर आप नहीं भी जानते, इन दोनों में तुलना करते तो भी आपको आराम से आंसर मिल जाता, अभी बता रहा हूँ। लेकिन चूंकि ट्रिक्स कैसे काम आई हैं, पैटर्न की समझ कैसे काम आई है, उस पर जोर दे रहा हूँ, इसलिए यहाँ समझिए। भारत विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेय और स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर साल विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की जरूरत है भारत को। आपको क्या लगता है, जब जल पर रिपोर्ट आई है, थोड़ा सा इस एंगल से आप देखिए, जब जल पर रिपोर्ट आई है और कहा गया है कि भारत इतना निष्कर्षण कर रहा है, भारत की आबादी आप देख लीजिए, इतना ज़्यादा, दुनिया की 1/4 से अधिक जल भारत ही निकाल रहा है धरती में से, तो कहीं से भी ये पॉजिटिव बात हो सकती है, ये तो नेगेटिव बात है ना। और दूसरे कथन में कह रहा है कि इससे और ज़्यादा निकालने की ज़रूरत है, ये कौन सी बात होती है? ठीक है, तो इसके आधार पे भी आप कर सकते थे कि 1/4 इस तरह से, 1/3, 1/4 इतना निकालने की ज़रूरत है और ज़्यादा, तो इसके आधार पे भी आप गलत कर सकते थे। कथन कारण वाले क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी एक आप जान जाते हैं कि गलत है तो आपको सोचना ही नहीं है, सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। कितना बढ़िया है। अब देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। मैंने आपसे कहा था कि इतने करोड़, इतने हज़ार, ये सारी चीज़ें यूपीएससी खिलवाड़ करने के लिए देती है। अब एमएसएमई के बारे में दे दिया कि 2006 के अनुसार 15 करोड़ रुपए और 25 करोड़ रुपए, दो बातें हैं यहाँ, दो तथ्य हैं। क्या ये 2006 वाली ही बात है? क्योंकि एमएसएमई अधिनियम में बार बार संशोधन किए गए हैं। और क्या 15 करोड़ और 25 करोड़, ये मतलब इतना तो आपको पता है कि कई बार संशोधन हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं शायद ये हो सकता है। लेकिन दो दो तथ्य इस तरीके से यूपीएससी दे रही है, आपको नहीं पता है, अगर आप इसको गलत कर देते हैं, मतलब गलत मान लेते हैं, तो उत्तर आपके सामने आ जाएगा। इसको जैसे ही गलत मानेंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, दो में आप फंस गए। 50-50% का मामला है। और अगर आप थोड़ा भी इकोनॉमी पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकिंग प्रणाली में आरबीआई ने नियम बनाया है, उसमें आता है। आप जान जाएंगे कि भाई सिर्फ भी सही है, उत्तर मिल गया। और देखिए, और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं। मैंने आपसे कहा इस तरह के क्वेश्चंस कई आए हैं, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन आए हैं कि इकोनॉमी से और पर्यावरण से
ये मैंने साफ सीधा सीधा मेंशन किया है उस वीडियो में, लिंक है नीचे, देख सकते हैं। साफ साफ मेंशन किया है कि इकॉनमी में और पर्यावरण में हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें किसी प्रभाव के बारे में बात होती है, किसी समस्या के उपाय के बारे में बात होती है, किसी असर के बारे में बात होती है कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और ज़्यादातर वो कथन सही होते हैं कि कृषि में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आए कि ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, ऐसे ऐसे, ये फला चीज़ के बारे में हो सकती है, ठीक है। और ये जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, इसके बारे में तो यूपीएससी ने पहले भी पूछा है। आप मान सकते हैं कि एक तरह से थोड़ा सा घुमा कर रिपीट कर दिया गया है। मेरे ख्याल से 2020 में यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा था। कहा गया है, मैंने पहले ही आपसे बताया कि जब भी आपसे पूछा जाए, पर्यावरण हो खासतौर से और साइंस में, कि ये इस प्रक्रिया में कौन कौन सी चीज़ें की जा सकती हैं या इसका क्या क्या उपाय हो सकता है, क्या प्रभाव हो सकता है, तो ऐसे में सारे कथन सही होते हैं। और देख लीजिए, ये आप सिंपल सी एक लाइन लिखी गई है, चुना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ा देते हैं, यही चीज़ें कर देते हैं। उससे क्या होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के संबंध में ये गतिविधियाँ लाई जाती हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है कि इन्वायरमेंट में प्रभाव टाइप का या किसी एक तरह के उपाय की बात हो रही है, तो सारे कथन सही हो सकते हैं। और बिना कुछ सोचे समझे आपने सी पे लगा दिया होता कि सभी सही हैं, तो इतना कठिन पैटर्न होने के बावजूद आप सही कर जाते, मज़ा आ जाता, कुछ करना ही नहीं है। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ और मज़ा आएगा। खैर, एक और देख लीजिए, एक और आंकड़ा वाला यूपीएससी खिलवाड़ कर रही है। कथन है कि भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाली मात्रा की लगभग 10 गुनी है। एक आंकड़ा दे दिया गया है। 2/3 भाग सिर्फ अवरत किरणें हैं। इस तरीके से आप देखेंगे इनको, अगर आप उस आंकड़े की बात को ध्यान में रखते हुए गलत कर देते हैं तो आराम से आप 50% में आ जाते हैं। इन्हीं में से एक सही है, ठीक है। ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन आप 50% पे तो आ ही जाएंगे ना, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन आया है, फिर वही पैटर्न जो मैंने बताया था। हरित हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया है, पीडीएफ नोट भी दी है। और अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, बहुत सारे दोस्त बार बार पूछ रहे हैं कि साहब अब पीडीएफ नोट के बारे में नहीं बता रहे हैं, कब उसको दोबारा से लॉन्च करेंगे। इस बार तो मैं और बेहतर तरीके से करने जा रहा हूँ कि पीडीएफ अब इस तरीके से तैयार की जाएगी कि सिर्फ इतना ही पढ़ के आप क्वालिफाई कर सके। अभी तक तो मैं यही कह रहा था, अभी सबूत वाली वीडियो आएगी जिसमें बताऊंगा कि देखिए इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं और सिर्फ उसी के आधार पे करते ना तो अभी इस बार भी क्वालिफाई कर जाते, ठीक है। तो इस बार पीडीएफ इस तरीके से तैयार की जाएगी कि आप आसानी से सिर्फ इतना ही पढ़ के क्वालिफाई कर सकें, ठीक है जी। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये बात पे बात आ गई कि हमने पढ़ाया है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं पढ़ाए हुए नोट से, तो इसको देख लेते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि आपने मेरी पीडीएफ नोट से नहीं पढ़ा है, वीडियोज़ नहीं देखी हैं और सिर्फ आपको इतना पता है कि किसी चीज़ के बारे में, किसी की उपयोगिता के बारे में पूछा गया है। साइंस के तहत रख लीजिए, इन्वायरमेंट के तहत रख लीजिए कि इसका क्या उपयोग हो सकता है। मैंने साफ साफ बताया है कि जब उपयोग की बात आती है तो नॉर्मली सारे कथन सही हो सकते हैं। हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, इसे आंतरिक दहन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, प्राकृतिक गैस के साथ मिला सकते हैं, वाहन के साथ मिला, ये सारी चीज़ें सिंपल सिंपल हैं। आपको कुछ नहीं पता है, अगर एक इसमें विकल्प लेके खेलने लगेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इतना जानते हैं कि हरित हाइड्रोजन का उपयोग कई जगह पर ईंधन के तौर पर किया जा सकता है, बस इतना ही पता है। ये 3 ऑप्शन है ना, 30 ऑप्शन हो सकते हैं। हज़ारों आप सोचने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि हाँ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। 3 है, कुछ नहीं पता है, सारे सही हैं। आपको पता है कि उपयोग पूछा गया है इसका, हो सकता है सारे सही हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे, मैंने साफ से बताया है, टेक्नोलॉजीज ऐसी ऐसी हैं कि अभी हमें पता ही नहीं है कि इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। जब पहली बार कंप्यूटर आया था तो हमें नहीं पता था कि इसका कितना इस्तेमाल हो सकता है। पहली बार फ़ोन आया था, हमें नहीं पता था कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है। वैसे ही जब भी कोई नई तकनीक, कोई नई चीज़ उत्पन्न होती है या फिर उसको बनाया जाता है, भविष्य में बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे तो भी आप जान जाएंगे कि भाई इसके सारे कथन सही हैं, सिंपल है। एक और क्वेश्चन देखिए, अभी तो कई क्वेश्चन हैं। यहाँ देखिए, मैंने आपसे साफ साफ कहा था, कई बार जोर दे के कहा था कि हर साल एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है और साफ साफ कह रही है कि संविधान में इसको परिभाषित किया गया नहीं किया गया है। कभी भी यूपीएससी ऐसा पूछ ले कि इसको संविधान में परिभाषित किया गया है, 99% आप मान के चलिए कि गलत हो सकता है। और लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले साल भी क्वेश्चन आए थे, उसके पहले साल भी क्वेश्चन आए थे, उसके पहले भी आए थे। और साफ साफ एक कथन दे दिया जाता है कि संविधान में पता नहीं कौन सी चीज़ है, छोड़िए, बस इसको पकड़िए कि संविधान में इसको परिभाषित किया गया नहीं किया गया है। अगर आप सिर्फ इसको कैंसिल कर दें, इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो भी आप देखिए क्या कर सकते हैं। ये होगा नहीं, क्योंकि इसमें दोनों सही बताया गया है और व्याख्या सही है। इसमें कह रहा है कि मतलब यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है। अब दूसरा आपने गलत किया है, तो फिर से कौन सा होगा,
दूसरा गलत है। तो ये नहीं होगा, सी आपका सही आंसर हो गया। कितना बढ़िया है। मैंने कितनी बार कहा है कि ये परिभाषा वाला कभी भी यूपीएससी पूछे तो सावधान रहिएगा, ठीक है। इसके बाद और देख लीजिए, यहाँ देखिए मज़ेदार क्वेश्चन। मैंने आपको किगाली संशोधन के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, ओजोन के बारे में पढ़ाया था, वहीं पे हम इसके बारे में भी बात कर रहे थे, ठीक है। उसी के आसपास ये टॉपिक है, आपको मिल जाएगा। सबूत वाली वीडियो बनाऊंगा तो और विस्तार से बात करूंगा। कहा गया है कि इसमें ये कहाँ कहाँ प्रयुक्त हो सकता है। अभी अभी मैंने कहा पता नहीं कहाँ कहाँ हो सकता है। यूपीएससी आपसे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रही है कि आप किसी भी एक चीज़ के सारे प्रयोग, सारे अनुप्रयोग आप याद करके बैठे रहें। कॉमन सेंस भी एक चीज़ होती है। हर चीज़ सिर्फ पढ़ के रट के नहीं होती, कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करिए। और मान के चलिए कि जब भी किसी गैस के बारे में, किसी टेक्नोलॉजी के बारे में, किसी उपाय के बारे में बात हो रही कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, तो मान के चल सकते हैं कि सारे कथन सही है, इसके सारे कथन सही हैं। आपका उत्तर मिल गया, सिंपल। अब चलिए और भी क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि कुछ सूक्ष्म जीव, अब ये तो सामान्य से है, कुछ सूक्ष्म जीव ये कर सकते हैं, कुछ ये कर सकते हैं, कुछ ये कर सकते हैं। संभावना है, ये हो सकता है। कुछ सूक्ष्म जीवों में इस तरह की क्वालिटी हो सकती है कि जल के क्वथनांक से ऊपर तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। जाहिर सी बात है। कुछ में ये भी हो सकता है कि हिमांक से नीचे भी रह सकते हैं, आप अक्सर इसके बारे में पढ़ते रहते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि 3 से कम पीएच मान वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में भी रह सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, किसी जीव की विशेषता बताई गई है, मैंने साफ साफ कहा है कि किसी चीज़ की विशेषता अगर बताई गई हो तो आप मान के चल सकते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ तो ऐसा भी नहीं कि कोई एक्सट्रीम वर्ड है, सामान्य सामान्य सी बातें की गई हैं, सारे कथन सही हैं। आपका आंसर मिल गया, सिंपल। आप कुछ नहीं जानते, आप कितना जानेगा बताइए। क्या मैं आपसे उम्मीद करूं कि ये सब पढ़ के जाएंगे कि कुछ सूक्ष्मजीव कैसे होते हैं, कुछ दुनिया में सूक्ष्मजीवों की कमी है, हैं? तो इसमें तो कॉमन सेंस ही काम करेगा, यूपीएससी का पैटर्न ही काम करेगा। तो उसके आधार पे आपने देखा कि ये सारे सही हो सकते हैं, आपने सब सही कर दिया, ठीक है। इस बारे में भी बात हुई थी। यहाँ देखिए सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया है कि कुछ मशरूम जो है इस क्वालिटी के होते हैं, कुछ मशरूम ऐसे होते हैं, कुछ मशरूम ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। आपको नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के मशरूम हो सकते हैं और उनके अंदर इस तरह के गुण हो सकते हैं। अगर आपने कुछ फिल्में देखी एनिमेशन वाली या इस तरह की, तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ चमकने वाले भी होते हैं, है ना, रात में चमकते हुए दिखाई दे देंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका दवा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो साइको एक्टिव होते हैं, ठीक है, वही लिखा है ना, हाँ। और कुछ ऐसे होते हैं औषधि गुण वाले, ठीक है, कीटनाशक गुण औषधि गुण। तो आप ऐसे भी आप कॉमन सेंस लगा के कह सकते हैं। या फिर मशरूम की विशेषता के बारे में बात की गई, किसी पेड़ पौधा जीव जंतु की विशेषता के बारे में बात हो रही है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक्सट्रीम नहीं, क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा एक पेड़ पौधे पे आया है किसी पे, वो एक्सट्रीम है तो वो गलत हो जाएगा। ये सामान्य सी लाइनें हैं, सामान्य से सेंटेंसेज हैं, तो ये सही हो सकते हैं। अब सही हो सकते हैं तो क्या होगा, डी हो जाएगा, इसका उत्तर मिल गया, सभी सही हैं। इसके बाद देखिए, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, मैंने बाकायदा कोचिंग्स की जो रेपुटेटेड कोचिंग्स हैं, सम्मानित है, जिनके बारे में विश्वास से कहा जा सकता है कि इनका आंसर सही है, वहाँ से मिला के, कई जगह से मिला के तब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सही है। ऐसे हवाबाजी नहीं चल रही है, ठीक है। और इसमें गलत होने के चांसेस भी नहीं होते हैं जी इस तरह के। आगे देखिए, यही यही मैं कह रहा था कि अगर एक्सट्रीम वर्ड आए तो आप उसे गलत मान सकते हैं। कुछ मार्सुपियल जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। भाई जाहिर सी बात है कि सारे हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से ज़रूरी थोड़ी है कि हों, कुछ नहीं भी हो सकता है। दुनिया में बहुत सारे जीव हैं जो भारत में नहीं है, सब कुछ भारत में ही थोड़ी है। तो इसके आधार पे आप मान सकते हैं कि हाँ भाई ये कॉमन सी बात है, सिंपल सी बात है। लेकिन इसको पकड़े, मान लेते हैं कि आप ये जानते ही नहीं थे, इसके बारे में कुछ नहीं जानते, दिमाग नहीं काम किया। यहाँ तो आपकी ट्रिक काम करेगी कि जो स्तनी होते हैं, जो मार्सुपियल होते हैं, वो केवल केवल पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि परभक्षी रहित केवल यहीं पे, इस तरह के एक्सट्रीम वर्ड अगर दिए जाएं, आप गलत कर दीजिए। जैसे ही आपने इस कथन को गलत किया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपको उत्तर मिल गया। आप इसके बारे में कुछ नहीं जान रहे होते तो भी आपके पास उत्तर है। कितना खूबसूरत है, सोचिए। इसके बाद देखिए, यहाँ आ जाइए। हाँ, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है। ये कॉमन सी बात है, आप पढ़ते रहते हैं कि भाई हमारे यहाँ थोड़ा बहुत यूरेनियम तो है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। लेकिन हम जो विद्युत उत्पादन कर रहे हैं उसमें कोयले की मात्रा ज़्यादा है, कोयले से यानी कि ताप विद्युत हम ज़्यादा बना रहे हैं। ये कॉमन है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। लेकिन मान लेते हैं कि आपने नहीं पढ़ा है, आपने कुछ नहीं पढ़ा, जानते ही नहीं इसके बारे में,
अब आ जाते हैं पैटर्न पे। विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक इनरिच्ड यूरेनियम का होना आवश्यक है। कुछ साल पहले ईरान की बात चल रही थी कि इनके पास इतना इनरिच्ड होना चाहिए, एक लिमिट लगा दी गई। अगर आप उसको पढ़ रहे होते तो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है, लेकिन उतना दूर जाके कैसे पढ़ेंगे, उम्मीद भी नहीं की जा सकती। सिर्फ इतना जानिए कि इतना परसेंट, इतना गहराई, इतना लंबाई, इस डेट को, इस तरह की यूपीएससी जब चीज़ें पूछती है, ऐसे सेंटेंस बनाती है, तो उनके गलत होने की संभावना रहती है। अब देखिए कमाल, जैसे ही आपने इसे गलत किया, जैसे ही आपने ये पकड़ के इसको गलत किया, दूसरा गलत हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये डी नहीं होगा, सी हो गया, उत्तर मिल गया। आप इसके बारे में कुछ नहीं जान रहे थे तो भी आपको उत्तर मिल गया। कितना आसान है, यही तो जानना है, यही तो देखना है। डरने से कुछ नहीं होगा दोस्त। देखिए, यूपीएससी किसी के दुश्मन नहीं है। हम सिर्फ मेहनत करके सफल नहीं हो सकते, हमें हर वो चीज़ देखनी पड़ेगी जो यूपीएससी दिखानी चाहती है। सिर्फ बातें करने से कि कठिन होता जा रहा है, बाप रे पता नहीं क्या हो जा रहा है, इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता। कठिन है तो है, हम उस लायक बन जाएंगे, फिर से तैयारी करेंगे, लेकिन डरना नहीं है। इन चीज़ों को आप समझ लें। सोचिए कितना, ये अगर 15 क्वेश्चन आपके सही हो जाए, आप कल्पना भी कर सकते हैं कि आप कितने आगे हो गए। एक क्वेश्चन 0.01 नंबर से भी लोग रह जाते हैं, और आप 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं चीज़ों के आधार पर कर रहे हैं। मजाक थोड़ी है ये। आगे चलिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ये मैंने आपको उसमें दिखाया था कि पैटर्न, इस पैटर्न के क्वेश्चंस को कैसे आप हल कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस और थे, लेकिन वो थोड़ा दूर जा रहे थे, जिनके बारे में डायरेक्ट मैंने बात नहीं की, इशारा किया है, इसीलिए मैंने नहीं किया, नहीं तो महत्व कम हो जाएगा इस पैटर्न की समझ का। फिलहाल ये देखिए, झेलम नदी के बारे में आप पढ़े हैं, शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। कृष्णा के बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। गंडक के बारे में आपने पढ़ा होगा, कांवर झील के बारे में। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, उसके आधार पे आप इसमें जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये डायरेक्ट जो है कोलेरू झील का वर्णन करती है, डायरेक्टली फीड, इस तरह का कोई शब्द इस्तेमाल किया गया इंग्लिश में कि डायरेक्ट उसमें जाके गिरती है। आपने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा है, ये सीधे सीधे वहीं जाके गिर रही है। इस तरह से एक्सट्रीम वर्ड भी आप देख रहे हैं। अगर इसको आप कैंसिल कर देते हैं तो आप, ये तो हो जाएगा कि सभी 3 नहीं हो सकते, समझ रहे हैं। और इन दोनों में से, इसमें और इसमें से कोई भी एक आपने अपने जानकारी में रखा है, थोड़ा भी पढ़ा है। आप झेलम नदी के बारे में तो आप जानते ही हैं वैसे भी, तो अगर इसको आप सही कर देते हैं, जान जाते हैं कि ये सही है, इन दोनों में से कोई एक तथ्य तो आपको पता होगा ना चाहिए। नहीं है तो भी मान लेते हैं कि हो, अगर हो तो आप क्या करेंगे, ये डी तो बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे। अब आप इसमें कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा, इसका फिलहाल भी सही है, ठीक है। तो इसके आधार पे आप कर सकते थे। कितना बढ़िया है, सोचिए कितना आसान है। तो कुल मिला के कहने का निष्कर्ष यह है कि यूपीएससी जब बदलाव करती है तो कठिनता भी आती है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार के पेपर में बहुत सारी जटिलताएं थी, लेकिन हकीकत आपके सामने है। मैंने एक वीडियो बनाकर दिखाया है कि नए यानी कि इस तरह के, ये मैंने पहले नंबर पर शायद ये लिया था या कोई और लिया था, ये युग्म वाले क्वेश्चंस को आप कैसे हल करेंगे, कितनी आसानी से आप हल करेंगे, ये भी मैंने बता दिया। सबूत के आधार पे ये भी बता दिया कि देखिए ये ट्रिक्स काम कर रही हैं अभी भी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड गायब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई आप खुद देखेंगे तब तो समझ में आएगा। मेरी ही बात सुन लेंगे और मैं सबूत के साथ ना बात करूँ तो आपको यकीन कैसे होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, आराम से तैयारी करिए। बहुत जल्दी मैं आपको PDF नोट्स और बाकी जो भी सीरीज़ शुरू होने वाली है उनके बारे में बताऊँगा, ठीक है। और बस मुझे लगता है कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये चैनल काम का है, और अगर काम का लग रहा है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए मैं मैं कहता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, तो अभी मैंने बोला तो ज़ुबान लड़खड़ा गई, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, और एक चीज़ और है जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।